हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर दिमेन जानी। आज हम लोग वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत बीकॉम सेम 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो भी सिलेबस फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में फर्स्ट चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो ओवरव्यू है वो भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इकोनॉमिक्स को 3 अलग-अलग पार्ट में ऑफ़र किया जा रहा है। कुछ कॉलेजेस साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की जो है वो इसे माइनर सब्जेक्ट में ऑफ़र कर रही है, जिसका क्रेडिट 4 है। कुछ कॉलेजेस इसको स्किल एनहांसमेंट कोर्स में भी ऑफ़र कर रही है, जिसका क्रेडिट 2 है। और कुछ कॉलेजेस में बीकॉम डेटा साइंस भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ़र किया गया है और उसके क्रेडिट्स जो है वो 4 क्रेडिट्स है। हालांकि सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही है। तो अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरल इकोनॉमिक्स बीबीए में या फिर बीकॉम में भी आप स्टडी कर रहे हो, तो इन तीन में से किसी भी स्ट्रीम में आप इकोनॉमिक्स को किसी भी क्रेडिट्स में अगर स्टडी कर रहे हो तो ये करेक्ट जगह पे आप यहाँ पे पहुँच चुके हो। हम लोग वन बाय वन सारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस यहाँ पे वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में रख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम देखने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑन इकोनॉमी, वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल, टाइम पर्सपेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपके सिलेबस है। तो माइनर सब्जेक्ट के अंदर ये आपका सिलेबस और 23-24 से ये एप्लीकेबल हुआ है। और यहाँ पे 2 क्रेडिट का जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिस कॉलेज में ऑफर किया है उसका सिलेबस और एप्लीकेबल फ्रॉम 23-24। बीकॉम डेटा साइंस में भी अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसका भी सिलेबस मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स दोनों सेम है, नाम अलग अलग है बट उनका जो काम है वो सेम है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच एम्फासिस ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग by applying theories and principles of microeconomics and macroeconomics. It is specialized stream dealing with the organization internal issues by using various economic theories. यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, जो मेन पॉइंट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो वो है कि सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस के डे टू डे बेसिस में इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो देने का काम है वो है मैनेजर इकोनॉमिक्स का या फिर मैनेजर का आप बोल सकते हो। तो मैनेजर का मेन काम क्या है कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सिंपली यस या फिर नो। बट ये सिंपल यस या फिर नो बोलने के लिए उसको काफ़ी सारा बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही वो यस या नो बोल सकता है। क्योंकि एक यस या नो से बिजनेस की पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है, या तो बिजनेस बहुत अच्छा जा सकता है या फिर अच्छा जमा हुआ बिजनेस भी टूटते हुए उसको देर नहीं लगती। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो रैशनल डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो अपनी दिमाग लगाए, अपनी बुद्धि लगाए और उस हिसाब से जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं ऐसे डिसीजंस लेने हैं। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है कि जब बिजनेस के प्रॉब्लम्स के सामने बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो मैनेजर होता है उसको एनालिसिस के लिए काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को आइडिया होगा कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसका डायग्नोसिस के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है और भी अलग अलग टूल्स है जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और फिर उस हिसाब से वो उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करता है। उसी तरह से मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके बेस्ट वे में उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है वो टेक्निक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। एंड ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ये टेक्निक कहाँ से लेता है? ये टेक्निक्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से कवर करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? बिजनेस के प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का। और ये रिजोल्व कैसे करेंगे? डिसीजन लेने के लिए। और डिसीजन कहाँ से लेंगे? तो काफ़ी सारी थियरीज, टूल्स, टेक्निक्स है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इन माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन करके
बिजनेस के प्रॉब्लम्स को बेस्ट वे में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और डेफिनेशन है मैनेजरल इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड मेथोडोलॉजी टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस। ठीक है, अल्टीमेटली हर डेफिनेशन के अंदर आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है उसका मेन इंटेंशन यही है कि बिजनेस के प्रॉब्लम्स को किस तरह से बेस्ट वे में रिजोल्व किया जाए। बिजनेस के काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, रिसोर्स अलोकेशन से लेके प्राइसिंग पॉलिसी से लेके कौन सी प्रोडक्ट कब बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे, ये सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप इस चीज़ के साथ जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बट ये यस या नो के लिए आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस के लिए आपको मैनेजरल इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और मैनेजरल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला पॉइंट है सेपरेट ब्रांच एंड डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रीम है, और इसमें काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व है। बट हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है और एक इमर्जिंग ब्रांच है, डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स की। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पेड़ होता है तो पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस रहती है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस है। इसमें से एक सेपरेट ब्रांच, एक स्पेशल ब्रांच है, वो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। तो जनरल इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग है। दूसरी चीज़ है माइक्रो इन नेचर। मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली माइक्रो इन नेचर है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो बेसिकली ग्रीक वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल यूनिट या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जब पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल जब होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इन नेचर। ठीक है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो नेचर के अंदर है। ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्टडी उसके अंदर आता है, बट मेजोरिटी जो भी पार्ट, जो भी कंसेप्ट उसके हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स टू। जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी पोर्शन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बिना वो अधूरी रहती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे एग्जैक्टली उल्टा है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज। तो जब हम पूरे ग्रुप में, जैसे इंडिया के अंदर मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं आपको बात करूँ तो 7,500 से ज़्यादा कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, तो इन 7,500 कंपनी में से मैं एक कंपनी का स्टडी करूँ, उस कंपनी की पूरी डिटेल अगर अचीव करता हूँ तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट 7,500 कंपनी में 7,500 कंपनी का स्टडी एक साथ में करता हूँ, और उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सब कुछ एक साथ में स्टडी करता हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी रेफर्स टू स्टडी ऑफ अ ग्रुप, यू कैन से। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों का यूज मैनेजरल इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव साइंस रादर देन पॉजिटिव साइंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो नॉर्मेटिव साइंस है रेदर देन पॉजिटिव साइंस। अब जरा दो में डिफरेंस समझ लीजिए। इवन ये टॉपिक भी है जो आपको आगे काम लगेगा। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जैसे है वैसे ही उसका स्टडी किया जाए, उसमें कोई भी सजेशंस नहीं दिया जाना चाहिए, वो पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें आप सिर्फ ना ही प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। उसके लिए जो भी इफ़र्ट्स चाहिए वो सारे इफ़र्ट्स भी आप नॉर्मेटिव साइंस में पुटअप करते हैं। पॉजिटिव साइंस जो है वो लाइट बेरिंग साइंस है, और नॉर्मेटिव साइंस है वो फ्रूट बेरिंग साइंस है। लाइट बेरिंग और फ्रूट बेरिंग साइंस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए काम करता है, दूसरों की हेल्प नहीं करता। और पॉजिटिव साइंस जो अर्लियर जो ऑथर्स थे, एडम स्मिथ और आगे के ऑथर्स, वो सारे लोग इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस मानते थे। यानी कि वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक्स को किसी भी जगह पे अपना जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स सिर्फ जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसको एक्सप्लेन करेगी।
बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव नहीं नॉर्मेटिव साइंस है, जिसका मतलब होता है कि बिजनेस के प्रॉब्लम्स को ना कि सिर्फ एक्सप्लोर करना, बट ऐसे प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने का काम भी इकोनॉमिक्स करता है। तो पॉजिटिव साइंस में सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, सेल्स कंटिन्यूसली 2 साल से डाउन जा रही है, बस यहाँ तक ही पॉजिटिव साइंस का काम रहता है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस के अंदर ये काम इंक्रीज होता है, 2 साल से सेल्स डाउन जा रही है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों सेल्स डाउन जा रही है, सेल्स प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, कंपटीटर ज़्यादा हो गए हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उन प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करके उसको सॉल्व करने का काम नॉर्मेटिव साइंस में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्चुअल एंड मेट्रिकल्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कंसेप्चुअल एंड मेट्रिकल है, जिसका मतलब ये होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी कंसेप्ट और स्टेटिस्टिकल टूल्स अलग अलग स्ट्रीम से यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे जो आगे हम देखेंगे, बट ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि इफ अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट और स्टेबल देन इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। ये एक थियरी है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी है। तो अब इसी थियरी में मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि भाई 10% प्राइस अगर डाउन जाती है तो डिमांड में 5% का इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो परसेंटेज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 10% रिडक्शन इन प्राइस विल लीड टू 5% इंक्रीज इन द डिमांड, तो ये जो परसेंटेज है उसको बोलेंगे मैट्रिकल्स, यानी कि स्टेटिस्टिकल डेटा जो हम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड बताया है कि प्राइस डाउन जाएगी तो डिमांड ऊपर होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड नीचे जाएगी यानी कि डाउन होगी। ये कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट कहाँ से मिला हमें, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और ये जो स्टेटिस्टिकल डेटा है कि भाई 10% इंक्रीज होगा अगर प्राइस में तो 5% डिक्रीज होगा डिमांड में, ये मेट्रिकल डेटा है यानी स्टेटिस्टिकल डेटा है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स सिर्फ कंसेप्ट नहीं प्रोवाइड करता बट कंसेप्ट के साथ डेटा भी प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी यूजफुल बिजनेस के लिए हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो रैशनल डिसीजन मेकर होता है, यानी कि उसका जो मेन इंटेंशन होता है कि बिजनेस के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज़ किया जाए, जिससे बेस्ट वे में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट क्रिएट किया जाए। अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन यही होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला स्कोप है इंटरनल इश्यूज, यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज है, जैसे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट, ये सारे रिसोर्सेज है, तो ऐसे रिसोर्सेज को किस तरह से अलोकेट करें जिससे उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन हो सके। तो यानी कि एज पर रिक्वायरमेंट, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रिसोर्स को अलोकेट किया जाए, ताकि जिसको जितनी अमाउंट में रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको इतनी अमाउंट में मिल जाए, एक्सेसिव भी ना हो और कम भी ना हो। दूसरा है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। तो जो भी प्रोडक्ट हम बिजनेस में लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी डिमांड एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि डिमांड एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने के चांसेस है, और उसको प्रिडिक्शन का काम हम डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर करते हैं। तो जब भी कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करता है, ठीक है, तो वो क्यों डिमांड करता है या फिर अपने प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ डिमांड एनालिसिस के अंदर आएगी। एंड डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर एंटीसिपेशन और यू कैन से प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर डिमांड। तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे मान लीजिए पेप्सोडेंट है, तो आने वाले 2 साल में पेप्सोडेंट की डिमांड क्या रहने वाली है, ठीक है, टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या रहने वाली है, इसको हम डिमांड फोरकास्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉस्ट एनालिसिस। किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट रहती है, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। मेनली अगर आप देखो तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तीसरी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, बट मेनली दो ही कॉस्ट हम अभी कवर करेंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जब आप करते हो तो पहली कॉस्ट आएगी आपकी फिक्स कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट आएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको टोटल कॉस्ट मिलती है। इन टोटल कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका बनता है सेल्स प्राइस, ठीक है।
तो कॉस्ट एनालिसिस में हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह पे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, क्योंकि देखो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि या तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो या फिर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दो। ठीक है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स वो सब करना पड़ता है, बट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। तो वो कॉस्ट एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसी में हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है, सर्विसेज जो कंपनी ऑफर कर रही है, उसको कौन सी प्राइस के अंदर मार्केट में सेल करना है। तो कुछ कंपनी ऐसा करती है कि कंपटीशन किस प्राइस पे चल रहा है वो देखेंगे। कुछ केस के अंदर हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो भी हम देखेंगे, कितना खर्चा हमने ब्रांडिंग के ऊपर किया है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रीमियम प्रोडक्ट है या फिर एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट है, या हमारा टारगेट कौन है। वो सारी चीज़ अल्टीमेटली मैटर करती है और उसके ऊपर से ये प्राइसिंग पॉलिसीज डिसाइड होती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट प्लानिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस का मेन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस को प्रॉफिट प्लान करना पड़ता है कि भाई कौन से लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस कवर करना चाहता है। प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर सबसे पहले उसको ब्रेक इवन एनालिसिस पे आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस कंपनी सबसे पहले अचीव करने की कोशिश करेगी जहाँ पे कंपनी का टोटल कॉस्ट कवर हो जाता है। टोटल कॉस्ट कवर करने के बाद कंपनी जितने भी यूनिट मार्केट में सेल करेगी वो सारे उसके प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे। तो इससे कंपनी को ये पता चलेगा कि मुझे हर महीने मिनिमम इतने यूनिट बेचने होंगे, तब जाके मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊँगी, और उसके ऊपर फिर जितना भी प्रोडक्शन मैं सेल कर सकूँ उतना मेरे लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जैसे बिजनेस में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, हमारे पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर है। और इसी तरह से बिजनेस के पास भी जो पैसा है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर बिजनेस ऑप्शंस काफ़ी अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे केस में कौन से बिजनेस में पैसा लगाना है उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या करेगा कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपके पास है उन सभी प्रपोजल्स को इवेल्युएट करेगा और चेक करेगा कि इसमें कौन सा प्रपोजल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन फेज पे आएगा, रिस्क किस में है, रिटर्न कितना है, पेबैक पीरियड क्या है, ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो सारी चीज़ ऑफ स्टडी करने के बाद जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसका सिलेक्शन हम लोग करेंगे, जिसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो टॉप मोस्ट लेवल पे होती है, यानी कि जो एमडी, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, ये जो टॉप मैनेजमेंट रहता है, वो टॉप मैनेजमेंट आने वाले 5 साल 10 साल में कंपनी को कहाँ देखना चाहती है, उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जो भी मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल इश्यूज। एक्सटर्नल इश्यूज के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमारा कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहता है, ये एक्सटर्नल इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने जो देखे ये सारे इश्यूज ये कंपनी के कंट्रोल के अंदर रहते हैं। ठीक है, कंपनी इनको मैनेज कर सकती है, बट ये जो इश्यूज है एक्सटर्नल इश्यूज, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहते, यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसमें जो चेंज आता है उस हिसाब से कंपनी को अपने आप में चेंज लाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है तो उस हिसाब से हमें अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर गवर्नमेंट की अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती है। तो अभी जो गवर्नमेंट है उसके अगर जगह पे कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो हो सकता है शायद उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग हो सके, या हो सकती है। तो ऐसे केस में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है उनका जो बिहेवियर रहता है उसके ऊपर भी बिजनेस काफ़ी सारा हद तक डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस की जो जिस कंट्री के अंदर काम करती है वो सारी कंट्रीज़ के स्टेट्स या फिर जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है, तो ऐसे केस में सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है, और इस कल्चर के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अब जैसे चाइना के अंदर आप देखिए तो चाइना में नॉनवेज में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो लिविंग है जो चल सकती है तो वो वहाँ पे वो लोग कंज्यूम करते हैं, बट ऐसी यही चीज़ सारी जगह पे नहीं है। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर बैन है।
आप मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे नॉन वेज आइटम्स है जिसके ऊपर बैन है। तो ये सारे कल्चरल एनवायरनमेंट्स है जिसके अंदर रह के बिजनेस को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट, जो लीगल यानी कि जो लॉ रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे कि जीएसटी आप देख लीजिए, पहले जीएसटी नहीं था, बट अब जीएसटी पिछले 4-5 साल से एप्लीकेबल हुआ है। तो ये एक लॉ है और लॉ के हिसाब से हमें अपना बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट, जैसे अभी आप शायद एक्सपीरियंस किया होगा, इस टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे अफगानिस्तान, अरे इस रशिया यूक्रेन का वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा है, और साथ में काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आके रुका है। इसराइल का वॉर चल रहा है अभी भी, तो हमास के बीच में, तो इससे काफ़ी सारे बिजनेस ट्रीटीज भी टूट चुकी है और बिजनेस में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पर अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें ये डिफ़िकल्टीज, ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, इसका काम भी बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन्स। नाउ कॉम्पिटिशन्स आर कम्प्लीटली आउट ऑफ योर हैंड। कंपटीशन कभी भी कहाँ भी कहीं भी आ सकता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट शायद ही है जिसमें कंपटीशन आपको ना मिले। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमिक वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी के अंदर ये आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी कि हर कंट्री का एक अलग अलग मेथड होता है, या फिर एक जियोग्राफिकल प्लस डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स रहते हैं। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है प्रेजेंटली, ठीक है, चाइना का सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करें। क्योंकि अब जैसे इंडिया में देखिए तो बेसिक नेसेसिटीज़ सेटिस्फैक्शन का भी अभी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज़ सबके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, मेडिकल, ये सब वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें उतना टेंशन की बात नहीं है। बट हमारे यहाँ ये बेसिक नेसेसिटीज़ का प्रॉब्लम है। तो वीट, राइस, ये सारे फूड ग्रेन्स हैं, इनका प्रोडक्शन आज भी काफ़ी हद तक रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, जबकि यूएस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करना है वो कंट्री के डेमोग्राफिकल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई ये इसको कैसे प्रोड्यूस करना है, क्योंकि प्रोडक्शन के भी अलग अलग टेक्निक्स रहती है। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करना है, जैसे सीमेंट है तो सीमेंट को आप दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो, एक वेट मेथड है और दूसरी ड्राई मेथड है। आपके लिए कौन सी बेटर है, कौन सी को इफेक्टिव है, वो आपको देखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रोल्स रॉय है, तो रोल्स रॉय 3 करोड़ की अगर गाड़ी बना रहा है तो उसके टारगेट कौन होंगे, बट ऑब्वियस है सुपर रिच पर्सन है, वही उनके टारगेट हैं जो 3 करोड़ की गाड़ी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई आम आदमी तो इसको परचेज नहीं कर पाएगा। और नॉर्मल वे में ये रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ के अंदर इसको, इवन अर्बन एरिया में भी इसको पुटअप नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रो एरिया के अंदर ही जैसे मुंबई, अहमदाबाद है, ऐसी जगह पे ही इनको रिड्यूस किया जाएगा ताकि जहाँ पे वो सेल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट क्या है, और इस ग्रोथ रेट को कैसे हम सस्टेन कर सकें या फिर कैसे हम अचीव कर सकें। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर आप उसको, ठीक है। Next is the working of price mechanism. Price mechanism is self-regulating process that ensures resources are allocated efficiently in the economy. Where the prices are high, producers are incentivized to increase their output, and consumers are incentivized to reduce their consumption. When prices are low, the opposite is true. जैसे हमें पता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे मार्केट में उनके जो भी गुड्स हैं वो सेल हो रहे हैं।
लेकिन बायर के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बायर का ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो बायर अपनी डिमांड को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और सेलर उस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइस मैकेनिज्म चलता है। उसके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले एलोकेशन, दैट इज एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग द कंपीटिंग यूजेस। दूसरा है रेशनिंग, प्राइसेस सर्व टू अ रेशन scarce resources when market demand outstrips the supply. तीसरा है signaling, that is prices adjust to demonstrate where the resources are required and where they are not required. अपने हिसाब से ये signaling provide करके resources को कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे कम ज़रूरत है, वो डिसाइड करेगा। Incentives, when prices of the product rises, quantity supplied increases as the business responds. तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी यूनिट्स को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। प्राइस रिड्यूस होगी तो बिजनेस के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर रिड्यूस प्राइस है तो उसमें कंपनी अपने प्रोडक्शन को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी ताकि उसको कम से कम लॉस हो। आगे का जो पॉइंट है वो है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पुट अप कर दूंगा। आप इस लिंक से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस ये पॉइंट भी मैंने टाइम पर्सपेक्टिव है, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। हम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर इसमें कुछ क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर से बताइए। थैंक यू सो मच।